गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंदर वर्मा आज आपके लिए राजस्थान भूगोल से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, राजस्थान की मृदा। यह जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा, तो इसमें हम देखते हैं कि मृदा क्या है या मृदा किसे कहते हैं। जिस प्रकार मानव, जीव जंतु व वनस्पति के विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मृदा भी इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जिस प्रकार मानव, जीव जंतु व वनस्पति के विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मृदा भी इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृदा के द्वारा ही मानव, जीव जंतु व वनस्पति का विकास संभव है। कहने का मतलब मृदा यदि उपजाऊ होगी तो कृषि का विकास होगा, जीव जंतु का विकास होगा, मानव का विकास होगा या वनस्पति का विकास होगा। यदि पृथ्वी तल पर मृदा नहीं होती तो पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती। कहने का मतलब यदि पृथ्वी तल पर मृदा नहीं होती तो पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती। कहने का मतलब जो उपजाऊ मृदा होगी तभी उसके ऊपर कृषि उत्पादन हो सकती है, वनस्पति का विकास हो सकता है, मानव का विकास हो सकता है या जीव जंतु का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि पृथ्वी तल पर मृदा नहीं होती तो पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती। इससे आगे है कि मृदा कृषक की अमूल्य संपदा है जिस पर संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। मृदा कृषक की अमूल्य संपदा है जिस पर संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों तथा कृषि जन्य पदार्थों से ही अपनी जीविका चलाती है। यानी राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों तथा कृषि जन्य पदार्थों से अपनी जीविका चलाती है। इसलिए राजस्थान में मृदा का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। इससे आगे है कि मृदा की परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं मृदा की दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट है मृदा धरातल की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण चट्टानों व खनिजों के विघटन से होता है। यानी जो मृदा है वह धरातल की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण चट्टानों व खनिजों के विघटन से होता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। सेकंड जो परिभाषा है वो है बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत, भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल, सेलों तथा वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टी कहलाती है। यानी बेनेट ने कहा है कि भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल, सेलों तथा वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टी या मृदा कहलाती है। अगली जो परिभाषा है वो दी है कोल ने। कोल के अनुसार मिट्टी ही पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ती है। मिट्टी ही पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ती है। थर्ड जो परिभाषा है वो है व्हाइट व रेनर के अनुसार। व्हाइट व रेनर के अनुसार पृथ्वी तल पर यदि मृदा नहीं होती तो यहाँ जीवन कदापि संभव नहीं था। यानी व्हाइट व रेनर ने कहा है कि पृथ्वी तल पर यदि मृदा नहीं होती तो यहाँ जीवन कदापि संभव नहीं था, क्योंकि मृदा के द्वारा ही कृषि का विकास हो सकता है या वनस्पति का विकास हो सकता है और मानव व जीव जंतु का विकास मृदा पे ही निर्भर
करता है। इससे अगली परिभाषा है वो है J.S. जोफे के अनुसार मृदा कार्बनिक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु है जिसमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न मंडल होते हैं। मृदा कार्बनिक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु है जिसमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न मंडल होते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ मृदा की परिभाषाएं दी गई हैं। इससे आगे आता है मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण राजस्थान में पाई जाने वाली भूआकृति, उच्चावच, जलवायु व वनस्पति में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। यानी राजस्थान में पाई जाने वाली भूआकृति, उच्चावच, जलवायु व वनस्पति में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। इसीलिए राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी इसीलिए राजस्थान के जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा को उत्पत्ति, रंग, उर्वरता व अवस्थिति के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा को उत्पत्ति, रंग, उर्वरता व अवस्थिति के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी बलुई या रेतीली मृदा, सेकंड है भूरी रेतीली मृदा, थर्ड है लाल और पीली मृदा, फोर्थ है लाल या लाल लोमी मृदा, फिफ्थ है लाल और काली मृदा, सिक्स्थ है काली मृदा, सेवंथ है जलोढ़ मृदा और एट्थ है लवणीय मृदा। तो इस प्रकार राजस्थान की मृदा को मुख्यतः 8 भागों में विभाजित किया गया है। इससे आगे देखते हैं कि राजस्थान की मृदा का वितरण, यानी राजस्थान की जो मृदा है उसका वितरण अपन मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं, जिसमें आपको बलुई या रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मृदा, लाल और पीली मृदा, लाल या लोमी मृदा, लाल और काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लवणीय मृदा, ये सभी मृदाएं आपको मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हो। तो मानचित्र में राजस्थान की मृदा का वितरण दर्शाया गया है। इससे आगे आती है फर्स्ट जो मृदा है वो है बलुई या रेतीली मृदा। यानी फर्स्ट जो मृदा है वो है बलुई या रेतीली मृदा। इस मृदा को शुष्क मिट्टी, प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। यानी जो बलुई या रेतीली मृदा है इसे शुष्क मिट्टी या प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मृदा का निर्माण बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट के अपरदन से होता है। यानी जो बलुई या रेतीली मृदा है इसका निर्माण बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट के अपरदन से होता है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जल रिसाव अधिक होता है। यानी जो बलुई मिट्टी है इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, इसलिए इनमें जल का रिसाव भी अधिक होता है। इस कारण बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए जो बलुई मिट्टी है या रेतीली मृदा है इसको प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है। इससे आगे बलुई मृदा का यदि हम विस्तार देखें तो यह जो मृदा है पश्चिमी मरुस्थल के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर व जोधपुर जिलों में पाई जाती हैं। यानी जो बलुई मृदा है वैसे तो इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, और पश्चिमी मरुस्थल के जो ज़िले हैं उनमें यदि हम देखें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में मुख्यतः बलुई या रेतीली मृदा पाई जाती है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक विस्तार है वो बलुई मिट्टी का ही पाया जाता है। बलुई मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यानी जो बलुई या रेतीली मृदा है इसमें मुख्यतः कैल्शियम पाया जाता है, जबकि ह्यूमस में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है।
कृषि में यदि हम देखें तो इस मृदा में सर्वाधिक मात्रा में बाजरा बोया जाता है, यानी जो बलुई या रेतीली मृदा है इसमें मुख्यतः बाजरे की कृषि की जाती है। इसके अलावा मूंग, मोठ व चने की कृषि भी की जाती है। सेकंड आती है आपकी भूरी रेतीली मृदा, यानी सेकंड जो मृदा है वो है भूरी रेतीली मृदा। इस मृदा का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। इसका मुख्यतः जो निर्माण हुआ है वो लूनी बेसिन में हुआ है। यह मृदा जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाई जाती है। यानी जो भूरी रेतीली मृदा है इसका विस्तार जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाया जाता है। इस मृदा में मुख्यतः फास्फेट की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यानी जो भूरी रेतीली मृदा है इसमें फास्फेट की अधिकता पाई जाती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कृषि में यदि हम देखें तो भूरी रेतीली मृदा में मुख्यतः बाजरा, मूंग, मोठ की कृषि की जाती है। कहने का मतलब जो खरीफ की फसलें हैं उन्हीं का उत्पादन भूरी रेतीली मृदा में मुख्यतः किया जाता है, जिसमें बाजरा है, मूंग है, मोठ है, कुछ क्षेत्रों में मूंगफली की कृषि भी की जाती है। थर्ड जो मृदा आती है वो है लाल पीली मृदा, यानी थर्ड जो मृदा है वो है लाल पीली मृदा। इस मृदा का निर्माण जलीय ओजन के कारण लोहे युक्त चट्टानों का अपरदन होता है, जिससे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो लाल पीली मिट्टी है इसका निर्माण लोहे युक्त चट्टानों पर जलीय ओजन से होता है। इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः उदयपुर, पश्चिमी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, पश्चिमी सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाया जाता है। यानी जो लाल पीली मृदा है इसका विस्तार उदयपुर, पश्चिमी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, पश्चिमी सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाया जाता है। इस मृदा में लोहा व पोटास की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यानी लाल व जो पीली मृदा है इसमें लोहा व पोटास की तो अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और यहाँ मुख्यतः कृषि में देखें तो यहाँ मूंगफली, गन्ना व मक्के की कृषि की जाती है। यानी जो लाल पीली मृदा है उसमें मुख्यतः मूंगफली, गन्ना व मक्के की कृषि की जाती है। फोर्थ आती है आपकी लाल या लाल लोमी मृदा, यानी फोर्थ जो मृदा है लाल या लाल लोमी मृदा। इस मृदा का रंग लाल होने का जो कारण है वो है लोहे ऑक्साइड को माना जाता है। यानी जो लाल या लाल लोमी मृदा है इस मृदा का जो लाल रंग होने का कारण है लोहे ऑक्साइड। इस मृदा का निर्माण मुख्यतः कायांतरित चट्टानों के अपरदन से माना जाता है। यानी जो लाल या लाल लोमी मृदा है इस मृदा का निर्माण है कायांतरित चट्टानों के अपरदन से। इस मृदा का जो विस्तार है वो पाया जाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर आदि जिलों में पाया जाता है। यानी लाल या लाल लोमी जो मृदा है इस मृदा का जो विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर आदि जिलों में पाया जाता है। कहने का मतलब दक्षिणी राजस्थान में लाल या लाल लोमी मृदा पाई जाती है। जो माही बेसिन वाला जो क्षेत्र है यहाँ मुख्यतः लाल या लाल लोमी मृदा पाई जाती है। इस मृदा में लोहांश की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस, नाइट्रोजन व पोटास की कमी पाई जाती है। यानी लाल या लाल लोमी जो मृदा है इसमें लोहांश की तो अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन व पोटास की कमी पाई जाती है। कृषि में यदि हम देखें तो इस मृदा में मक्का, चावल व गन्ने की कृषि की जाती है। लाल या लाल लोमी जो मृदा है इसमें मक्का, चावल व गन्ने की कृषि की जाती है। अगली जो मृदा आती है वो है लाल काली मृदा, यानी फिफ्थ जो मृदा है वो है लाल काली मृदा।
इस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, यानी जो लाल काली मृदा है इसका निर्माण मुख्यतः लावा द्वारा होता है। इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः मालवा के पठार में पाया जाता है, यानी जो लाल काली मृदा है इसका विस्तार मुख्यतः मालवा के पठार में पाया जाता है। इस मृदा का जो विस्तार है प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि जिलों में पाया जाता है। यानी लाल काली जो मृदा है इसका विस्तार प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में पाया जाता है। वैसे यदि हम देखें तो मालवा के पठार में मुख्यतः लाल काली मृदा पाई जाती है। इस मृदा में लोहा व चूने की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यानी लाल व काली जो मृदा है इसमें लोहा व चूने की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कृषि में यदि हम देखें तो इस मृदा में मक्का, कपास व अफीम की कृषि की जाती है। यानी लाल काली जो मृदा है इस मृदा में मुख्यतः मक्का, कपास व अफीम की कृषि की जाती है। अगली जो मृदा आती है वो है काली मृदा, यानी 6 जो मृदा है वो है काली मृदा। इस मृदा को ज्वालामुखी मृदा, रेगुर मृदा, सवतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। यानी जो काली मृदा है इसका निर्माण मुख्यतः लावा द्वारा होता है, इसलिए इसे ज्वालामुखी मृदा व रेगुर मृदा व सतह जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को चरणोजम मृदा भी कहा जाता है, यानी जो काली मृदा है इसको चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में कले की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा की जल धारण क्षमता भी सर्वाधिक होती है। इस कारण एक बार सिंचाई करने के बाद लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो काली मृदा है इसमें यदि एक बार सिंचाई कर दी जाए तो काफ़ी लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इस मृदा का जो निर्माण है बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। यानी जो काली मृदा है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। यह जो मृदा है वो हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में पाई जाती हैं। यानी जो काली मृदा है मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है और इस मृदा का जो विस्तार है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है। इस मृदा में मुख्यतः कैल्शियम व पोटास की अधिकता होती है। यानी जो काली मृदा है इसमें कैल्शियम व पोटास की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यानी जो काली मृदा है इसमें कैल्शियम व पोटास की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कृषि में यदि हम देखें तो इस मृदा में कपास, मूंगफली, गन्ना व दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी जो काली मृदा है इसमें मुख्यतः कपास की कृषि की जाती है और कपास के अलावा यहाँ मूंगफली, गन्ना व दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। दलहन फसलों में भी यहाँ मुख्यतः सोयाबीन की कृषि की जाती है। अगली जो मृदा आती है वो है जलोढ़ मृदा, यानी 7th जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे दोमट मिट्टी व डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। यानी जो जलोढ़ मृदा है उसे कछारी मृदा, दोमट मृदा व डेल्टाई मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। कहने का मतलब जो जलोढ़ मृदा है इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। इसका यदि विस्तार देखें तो यह मृदा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा आदि जिलों में पाई जाती है। यानी जो जलोढ़ मृदा है इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा आदि जिलों में जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी एक प्रकार से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी
पाई जाती है। यानी जो जलोढ़ मृदा है इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि ह्यूमस में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कृषि में यदि हम देखें तो इस मृदा में मुख्यतः गेहूं की कृषि सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। इसके अलावा अलवर भरतपुर क्षेत्र में मुख्यतः सरसों की कृषि की जाती है। इसके अलावा राई, जौ, बाजरा आदि की कृषि भी की जाती है। तो जो जलोढ़ मृदा है इसमें सर्वाधिक मात्रा में गेहूं की कृषि, इसके अलावा अलवर व भरतपुर में मुख्यतः सरसों की कृषि, इसके अलावा राई, जौ, बाजरा आदि की कृषि जलोढ़ मृदा में की जाती है। अगली जो मृदा आती है वो है लवणीय मृदा। यानी तो जो मृदा है वो है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को रेह असर या कलर भी कहा जाता है। लवणीय जो मृदा है उसे रेह कलर भी कहा जाता है। इस मृदा का जो निर्माण है अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में भूमि में लवणीयता केशिकत्व प्रक्रिया द्वारा ऊपर की ओर आ जाती है, जिससे सफ़ेद परत का निर्माण होता है, जिसे लवणीय मृदा कहा जाता है। लवणीय मृदा का जो विस्तार है वो बाड़मेर, जालोर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि जिलों में पाया जाता है। यानी जो लवणीय मृदा है इसका विस्तार बाड़मेर, जालोर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि जिलों में पाया जाता है। इस मृदा में सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यानी जो लवणीय मृदा है इसमें सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मृदा में मुख्यतः अनार व गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यानी जो लवणीय मृदा है इसमें मुख्यतः अनार व गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ थी राजस्थान की, जिसमें फर्स्ट थी आपकी रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, सेकंड थी आपकी भूरी रेतीली मृदा, थर्ड थी आपकी लाल और पीली मृदा, फोर्थ थी लाल या लोमी मृदा, फिफ्थ थी लाल और काली मृदा, सिक्स थी काली मृदा, सेवन थी जलोढ़ मृदा, 8 थी लवणीय मृदा। तो ये तो था आपका मृदा का वर्गीकरण। इससे आगे आती है मृदा की समस्या। मृदा की समस्या में मुख्यतः 4 प्रकार की मुख्य समस्याएं हैं। मृदा अपर्दन, लवणीयता, मृदा में सेम की समस्या, मृदा अवकर्ष। तो फर्स्ट आता है इसमें मृदा अपर्दन। मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपर्दन कहा जाता है। यानी फर्स्ट जो समस्या है मृदा अपर्दन, तो मिट्टी का जो कटाव होता है उसे ही मृदा अपर्दन कहा जाता है। और मृदा अपर्दन को ही रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। यानी मृदा जो अपर्दन होता है उसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मृदा अपर्दन के प्रकार में यदि हम देखें तो वायु द्वारा, अवनलिकीय अपर्दन द्वारा, वर्षा जल द्वारा अपर्दन होता है। तो फर्स्ट आता है इसमें वायु द्वारा अपर्दन। वायु द्वारा जो अपर्दन होता है वो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। ठीक है। और सेकंड आता है अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन जो है वो कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर आदि जिलों में सर्वाधिक मात्रा में होता है और ये मुख्यतः चंबल नदी द्वारा होता है। थर्ड आता है वर्षा जल द्वारा अपर्दन। यानी थर्ड जो है वो है वर्षा जल द्वारा अपर्दन। वर्षा जल द्वारा अपर्दन जो है राजसमंद व सिरोही जिले में सर्वाधिक होता है। यानी वर्षा जल द्वारा जो अपर्दन है वो राजसमंद व सिरोही जिले में सर्वाधिक होता है। और वैसे यदि हम देखें तो सर्वाधिक जो मृदा का अपर्दन होता है वो राजस्थान में वायु द्वारा होता है। तो इस प्रकार ये मृदा अपर्दन मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। वायु द्वारा, अवनलिका अपर्दन और वर्षा जल अपर्दन द्वारा होता है। इससे आगे आते हैं कि अपर्दन के मुख्य कारण। तो अपर्दन के मुख्य कारणों में वृक्षों का अतिदोहन है, अत्यधिक पशुचारण है, कृषि भूमि की अत्यधिक जुताई है, स्थानांतरित
कृषि है। तो ये क्या है, मृदा अपरदन के कुछ प्रमुख कारण है। वृक्षों का अतिदोहन, अत्यधिक पशुचारण, कृषि भूमि की अत्यधिक जुताई, स्थानांतरित कृषि। इससे आगे आता है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। तो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय में हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, खेतों की मेड़बंदी कर सकते हैं और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से वृक्षारोपण करके, खेतों की मेड़बंदी करके, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर हम मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। सेकंड जो मृदा की समस्या आती है वो है लवणीयता। अत्यधिक सिंचाई के कारण केशिकत्व प्रक्रिया द्वारा लवण का भूमि की ऊपरी सतह पर आकर जमना लवणीयता रेह कल्लर कहलाता है। यानी अत्यधिक सिंचाई के कारण केशिकत्व प्रक्रिया द्वारा लवण का भूमि की ऊपरी सतह पर आकर जमना लवणीयता रेह या कल्लर कहलाता है। और लवणीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यानी जो लवणीयता है, इस समस्या को दूर करने के लिए हम भूमि में जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड आती है इसमें सेम की समस्या। भूमि का दलदली या अधिक नमी युक्त होना सेम की समस्या कहलाता है। यानी भूमि का दलदली होना या अधिक नमी युक्त होना ही सेम की समस्या कहलाता है। यह जो समस्या है हनुमानगढ़ के बड़ोपल, श्रीगंगानगर आदि जिलों में पाई जाती है। यानी जो सेम की समस्या है वो मुख्यतः हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाई जाती है। इसके उपाय के लिए मुख्यतः यूकेलिप्टस व सफ़ेदे के वृक्षों का रोपण किया जाता है। यानी जो सेम की समस्या है उसको दूर करने के लिए सफ़ेदे वृक्षों का रोपण किया जाता है, या हम यूँ कहेंगे फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सेकंड आती है इस फोर्थ जो समस्या है वो है क्षारीयता। जब मृदा में पीएच की मात्रा 8 से अधिक होने पर उसे क्षारीयता की समस्या कहा जाता है। क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए गंवार व ढेंचे की फसल की बुआई कर पुनः मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके अलावा जिप्सम एवं रॉक फॉस्फेट खादों का उपयोग करके भी क्षारीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है। यानी जो क्षारीयता की समस्या है उसके लिए गंवार व ढेंचे की फसल की बुआई करके पुनः मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे कि क्षारीयता की समस्या दूर हो सके। इसके अलावा जिप्सम व रॉक फॉस्फेट खादों का उपयोग करके भी क्षारीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है। फोर्थ आता है मृदा अवकर्षण। मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैविक क्षमता का ह्रास होना ही मृदा अवकर्षण कहलाता है। यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक क्षमता का ह्रास होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। और मृदा अवकर्षण को दूर करने के लिए जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का अपना जो टॉपिक था राजस्थान की मृदा। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।